फ्रेंड्स, अभी तक हमने हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन, उसके कॉजेस क्या क्या है, वहाँ पे उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, वहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें हमने अभी तक अच्छे तरह से डिटेल में देखा है। अभी हम लोग इस लेक्चर्स में हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब अभी हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरॉयड की डिफिशियंसी रहती है। ठीक है, तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऐसा रहना चाहिए कि फ्रेंड्स हम लोग थायरॉयड की डिफिशियंसी रहती है तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों को थायरॉयड का जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थायरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग जो दे रहे हैं उसका डोज कैसे सेट करना है, ये सब चीज़ें ना ये टीएसएच वैल्यू पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें टीएसएच वैल्यू पे डिपेंड रहता है। तो फ्रेंड्स ये टीएसएच वैल्यू पे डिपेंड क्यों रहता है, वहाँ पे उसका डोजेस कैसे सेट करना है, ये जरा सा देखने के लिए जरा सा हम लोगों को जरा सा नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी जरा सा क्विक में रिव्यू कर लेते हैं, जैसे कि हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के फर्स्ट पार्ट में डिटेल में देखा था। ठीक है, फिर भी हम लोग क्विक में जरा सा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस में क्या रहता है, रिलीजिंग थायरॉयड, वहाँ पे हमारे हाइपोथैलेमस में क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस में क्या होता है, टीआरएच मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे एक्टिवेट होता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, ये टीआरएच वैल्यू जो हाइपोथैलेमस में क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है। वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। तो फ्रेंड्स ये एक्टिवेट क्या होता है होने के बाद ये हमारे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड में T3 T4 को प्रोडक्शन करता है फिर यहाँ पे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक बार देख लेते हैं हमारा जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ना, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस में रहता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, मतलब वहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर ये टीएसएच वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पे एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे थायराइड ग्लैंड हमारे फिर T3 या T4 का प्रोडक्शन कर देता है, मतलब वहाँ पे थायराइड का प्रोडक्शन करता है। फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से अपनी फिजियोलॉजी हम लोगों को पता रहना जरूरी है, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से डिटेल में भी देखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा इसका इंपॉर्टेंस देखने के लिए जरा सा हम लोग देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ये T3 T4 का प्रोडक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है समझो। ठीक है, समझो थायराइड ग्लैंड हमारे T3 T4 का प्रोडक्शन कम कर रही है, तो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी करती है कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड T3 T4 का प्रोडक्शन कम कर रहा है, तो हम लोगों को टीएसएच का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए टीएसएच वैल्यू क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे टीएसएच वैल्यू बढ़ जाती है। ये टीएसएच वैल्यू क्यों बढ़ती है, ये थायराइड ग्लैंड में T3 T4 का प्रोडक्शन कम है ना, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये टीएसएच वैल्यू थायराइड को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, T3 और T4 का प्रोडक्शन कम हो जाता है और वहाँ पे टीएसएच वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे टीएसएच वैल्यू कितनी बढ़ती है, इसके हिसाब से हम लोगों को थायरॉयड हार्मोन का जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है देना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो थायरॉयड जो हम लोग एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग में समझो 100 स्टार्टिंग में समझो टीएसएच वैल्यू उसकी 50 तक गई। ठीक है, ठीक है, टीएसएच वैल्यू समझो 50 तक गई, तो इसके हिसाब से मतलब टीएसएच वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम लोगों को हार्मोनल थेरेपी जो है टीएसएच वैल्यू बढ़ गई है, इसके हिसाब से हम लोगों को जो है T3 T4 के लिए हम लोगों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से थायरॉयड रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोगों को उसके हिसाब से देना पड़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ये कैसी वैल्यू सेट करनी है, वहाँ पे डोजेस वगैरह कैसे सेट करने हैं हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे इतना समझना जरूरी है कि तो T3 T4 लेवल वहाँ पे कम हो जाती है, तो हमारे टीएसएच वैल्यू वहाँ पे रेज हो जाती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, टीएसएच वैल्यू रेज हो जाती है क्योंकि हम लोग थायराइड को स्टिमुलेट कर देते हैं और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद T3 T4 वैल्यू बाद में फिर नॉर्मल रेंज पे आती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारा जो डोज है ना थायराइड का डोज, ये स्ट्रिक्टली ये टीएसएच वैल्यू पे डिपेंड होना चाहिए कि वहाँ पे उसका डोजेस कितना बढ़ाना चाहिए, कितना कम करना चाहिए, ये सब चीज़ें वगैरह टीएसएच वैल्यू पे डिपेंड रहती है इसलिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं कि हार्मोनल थेरेपी में थायराइड का डोज कितना देना है, क्या देना है, जरा सा एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग हार्मोनल थेरेपी देते हैं ना, हार्मोनल थेरेपी देते हैं, ये L-थायरोक्सिन नाम की टैबलेट रहती है। ठीक है, जो हम लोग थायरोक्सिन का जो रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं ना, इसके टैबलेट्स आते हैं, टैबलेट फॉर्म में आता है। ठीक है, ये टैबलेट कौन से है, L-थायरोक्सिन नाम से टैबलेट आते हैं, ये हम लोगों को मिल जाता है बाजार में। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये L-थायरोक्सिन टैबलेट है ना, उसका डोज कैसा रहता है, 1 आइडियल डोज कैसा रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोजेस रहता है। ठीक है, इसका डोजेस कैसा रहता है फिर वहाँ पे थायरोक्सिन का 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से हम लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो ये 60 केजी का हमारे पास पेशेंट है। ठीक है, 60 केजी का समझो हमारे पास पेशेंट है, तो 1.6 इंटू 60 करना है समझो। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1.6 इंटू 60 करना है, तो लगभग वैल्यू कितना 96 तक आती है समझो। सो फ्रेंड्स हम लोगों को कितना देना है कि ये थायरोक्सिन जो है
100 माइक्रोग्राम पर के हिसाब से हम लोग को देना है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, पर डे के हिसाब से हम लोगों को ये देना है, ठीक है, 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से देना है। तो फ्रेंड्स हम लोगों को थायरोजिन कितना देना है, फिर यहाँ पे थायरोजिन हम लोगों को देना है कि 100 माइक्रोग्राम पर के 100 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम लोगों को देना है, ठीक है। हम लोग एक दिन में उसको 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से आइडियली सेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स 100 माइक्रोग्राम हम लोग सब पेशेंट को स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं, ये फ्रेंड्स कितना टैबलेट देना है ये तो समझो आइडियली हम लोगों को जरा सा पता चलता है कि पेशेंट को 100 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम लोगों को ये टैबलेट देने चाहिए। लेकिन ये वैल्यू समझो फ्रेंड्स यहाँ पे TSH वैल्यू कितनी बढ़ेगी इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से तो निकाल लिए, लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना फ्रेंड्स, ये TSH वैल्यू पे डिपेंड रहता है। मतलब वहाँ पे TSH वैल्यू समझो बहुत बढ़ गई है, ठीक है, समझो TSH वैल्यू समझो 50 है पेशेंट में, ठीक है, मतलब TSH वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो ऐसे केसेस में हम लोग पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से निकाल के हम लोग 100 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग स्टार्टिंग डोज कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डोज कैसा हो गया, फिर 1.6 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। समझो पेशेंट का वेट 60 है और वहाँ पे समझो TSH वैल्यू पेशेंट की समझो 50 है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट को 100 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हम लोग ये टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे TSH वैल्यू भी बड़ी है, हम लोग ये डोज इसका बढ़ा भी सकते हैं एज कम्पेयर टू TSH। मतलब TSH वैल्यू समझो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जो हम लोग थायरोजिन का डोज भी हम लोग बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरा इसका डोजेस कैसा रहता है, 1.6 माइक्रोग्राम पर डे पर केजी पर डे के हिसाब से हम लोग ये डोज सेट कर सकते हैं, ठीक है। 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग ये सेट देना रहता है टैबलेट, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे और स्टार्ट में 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे, जैसे कि हमने बोला कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो TSH वैल्यू पे डिपेंड रहता है, ठीक है। देखिए समझो पेशेंट का वेट 60 है और थायरोजिन समझो वहाँ पे सिर्फ वैल्यू उसकी समझो 30 तक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग समझो वैल्यू जो TSH समझो 30 है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ये स्टार्टिंग में 50 या फिर 100 या फिर 75 ऐसे में हम लोग ये डोजेस सेट कर सकते हैं। लेकिन इसलिए हम लोगों को TSH वैल्यू भी स्ट्रिक्टली हम लोगों को देखनी पड़ती है, ठीक है। ये डोजेस TSH के हिसाब से हम लोग जैसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करने से हम लोगों को क्या क्या देखना रहता है, TSH वैल्यू कितना बढ़ा है, पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स कैसे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को समझो डोजेस वगैरह कितना देना है, ये सब चीज़ें हम लोग ये डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट का बॉडी वेट आ गया, पेशेंट का TSH वैल्यू आ गया, उसके हिसाब से पेशेंट के साइंस सिम्टम्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें वगैरह देख के हम लोगों को जरा सा कैलकुलेशन उसके हिसाब से जरा सा हम लोगों को सेट करना रहता है। ऐसा कोई फ्रेंड्स यहाँ पे फिक्सली एकदम क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि पेशेंट को इतना ही डोज जाना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा जरा सा हम लोगों को 2-3 चीज़ें जरा से अच्छी तरह से डिटेल में देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स मैंने जैसे भी बोला कि TSH वैल्यू, बाद में उसका T3 T4 वैल्यू कितना कम है, उसके साथ साथ पेशेंट को समझो बॉडी वेट कितना है, पेशेंट को समझो सिम्टम्स कितने ज़्यादा डेवलप है, ये सब चीज़ें हम लोगों को 3-4 चीज़ें देखने के बाद ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। लेकिन रफली पेशेंट का जो बॉडी वेट है 1.6 माइक्रोग्राम पर उसके हिसाब से पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से और TSH वैल्यू देखने के हिसाब से, ये दोनों वैल्यू देखने के बाद हम लोग ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारे नॉर्मल TSH वैल्यू हमारा ये गोल होना चाहिए, ठीक है। हमारा नॉर्मल TSH वैल्यू कितना नॉर्मल होना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डोज टू बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन TSH वैल्यू, ये TSH वैल्यू जैसे कि वहाँ पे कितना बड़ा है कितना कम है उसके हिसाब से हम लोग ये डोजेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा गोल लेकिन TSH वैल्यू नॉर्मल लाना है, ये गोल हमारा रहना चाहिए, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं मेजर TSH लेवल्स आफ्टर अबाउट 6 वीक ऑफ इंस्टीट्यूटिव थेरेपी, मतलब हम लोग जो उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं थायरोजिन का वगैरह, ठीक है। समझो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डे 1 पे समझो 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो फिर से 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट स्टार्ट करने के बाद पेशेंट में रिजल्ट कितना दिन बाद देखना है, फिर से T4 लेवल का जो कि इतना नॉर्मल मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट कितने दिनों बाद टेस्ट करना है, ये सब चीज़ें देखने के लिए कम से कम हमको 6 वीक के बाद चेक करना रहता है, ठीक है। 6 वीक के बाद हम लोगों को फिर से थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह हम लोगों को करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे 6 वीक्स क्यों लगते हैं जैसा हम लोगों को समझना है। फ्रेंड्स हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, हम लोग ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, हार्मोनल थेरेपी, मतलब वहाँ पे थायरोजिन हम लोग जो है आउटसाइड से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे कि हम लोगों ने बताया T3 T4 मतलब थायरोजिन की डिफिशियंसी रहती है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट किसका दे रहे हैं, थायरोजिन का दे रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। रिप्लेसमेंट किसका दे रहे हैं, थायरोजिन का।
फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग देने के बाद थायरोसिन का लेवल तो नॉर्मल आता है, ठीक है, थायरोसिन का लेवल तो नॉर्मल आता है, लेकिन हमारे पिट्यूटरी जो एक्टिवेट हुई है ना, हमारी पिट्यूटरी एक्टिवेट हुई है तो हम लोग जरा सा उसको नॉर्मल रेंज पे आने के लिए कम से कम 6 हफ्ते तो लगते हैं, ठीक है, कम से कम इसको 6 वीक्स तो लगते हैं। इसलिए TSH वैल्यू नॉर्मल आने में कम से कम जरा सा 6 वीक्स का हम लोग अच्छी तरह से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझो सेट कर दिए हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से सेट किए हैं, डोजेस वगैरह सेट किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में TSH वैल्यू नॉर्मल आने के लिए कम से कम हम लोगों को 6 हफ्ते तक, मतलब 6 हफ्ते तक समझो हम लोगों को वेट करना पड़ता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में हम लोग जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना हाइपोथायरायडिज्म की, जो थायरोसिन वगैरह दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को कम से कम 6 हफ्ते तक जरा सा पेशेंट को जरा सा 6 हफ्ते तक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देना रहता है, और आफ्टर 6 हफ्ते बाद जरा सा देखना रहता है कि वहाँ पे TSH वैल्यू कितनी कम हुई है, T3 T4 लेवल का नॉर्मल रेंज आया है नहीं आया है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को तभी देखना रहता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे TSH वैल्यू नॉर्मल आने के लिए मतलब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को जरा सा जो एक्टिवेट हुई है उसको सप्रेस करने में जरा सा 6 हफ्ते का टाइम वगैरह लगता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें वगैरह ये हम लोग जो TSH लेवल हम लोगों को 6 हफ्ते के बाद जरा सा चेक करने रहते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, एडजस्ट बाय 12.5 और 25 माइक्रोग्राम इंक्रीमेंट्स इफ TSH इज हाई। फ्रेंड्स हम लोग जो समझो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह दे रहे हैं तो 6 हफ्ते बाद समझो थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, TSH वैल्यू वगैरह चेक कर रही है, समझो वहाँ पे TSH वैल्यू फिर भी थोड़ा बहुत बड़ी है, ठीक है, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल समझो कि पेशेंट को 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट हम लोगों ने स्टार्ट की, फिर भी समझो 6 हफ्ते बाद हम लोगों ने TSH वैल्यू की, फिर भी समझो TSH वैल्यू फिर भी थोड़ा बहुत बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग थायरोसिन का जो डोज है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन डोज कैसे बढ़ाना है फ्रेंड्स, वहाँ पे एकदम डायरेक्टली डोज बढ़ाना नहीं है, कम से कम हम लोगों को 12.5 टू 25 माइक्रोग्राम या ऐसा डोज धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम लोग दे रहे हैं, ये थेरेपी भी हम लोगों को धीरे धीरे देनी पड़ती है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे TSH वैल्यू 12.5 TSH वैल्यू समझो बड़ी है तो ऐसी कंडीशन में 12.5 नहीं तो 25 माइक्रोग्राम ऐसे डोज हम लोगों को बढ़ाना रहता है ऐसी कंडीशन में। इनके समझो TSH वैल्यू कम हुई है, मतलब वहाँ पे सप्रेस हुई है, समझो वहाँ पे लोअर देन हाफ की हुई है, मतलब वहाँ पे समझो उसके नॉर्मल रेंज 4 है, तो कंडीशन में समझो 2 के नीचे आ गई है TSH वैल्यू, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो थायरोसिन का जो फ्रेंड्स वहाँ पे जो डोजेस वगैरह है वो 12 जो हम लोगों ने समझो 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट स्टार्ट किए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को 12.5 जैसा डोज वगैरह नहीं तो 25 माइक्रोग्राम डोज हम लोगों को ऐसे कंडीशन में रिड्यूस कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, ठीक है। इसलिए ऐसे पॉइंट समझने के लिए क्या है, एडजस्ट बाय 12.5 और 25 माइक्रोग्राम इंक्रीमेंट्स इफ TSH वैल्यू इज हाई, और हम लोग इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, और डिक्रीमेंट ऑफ सेम इफ TSH वैल्यू सप्रेस है, समझो TSH वैल्यू सप्रेस हुई है तो हम लोग जरा से थायरोसिन का डोज भी हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन ये डोजेस कैसे कम करना है, सिर्फ 12.5 या फिर 25 माइक्रोग्राम के हिसाब से ही हम लोगों को जरा सा चेंज करना रहता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। अगर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्हेन फुल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे रहे हैं, एक बार समझो वहाँ पे TSH वैल्यू नॉर्मल आ गई तो समझो 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट देने के बाद हम लोग TSH वैल्यू समझो 6 हफ्ते बाद समझो TFT वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में समझो TSH वैल्यू T3 T4 वैल्यू 6 हफ्ते बाद ट्रीटमेंट देने के बाद नॉर्मल है, मतलब हम लोगों ने 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट देने के बाद पेशेंट का समझो T3 T4 लेवल है, TSH वैल्यू नॉर्मल आया है, तो ऐसे में टैबलेट हम लोगों को कॉन्स्टेंटली देना रहता है। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे बुक में ऐसे दिया है कि उसका एनुअल चेकअप वगैरह करना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन एनुअल चेकअप वगैरह हम लोग समझो एक साल में करते हैं, तो पेशेंट क्या करता है फ्रेंड्स सालों तक वही टैबलेट खाते रहता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम लोगों को जरा सा ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि जो पेशेंट हमारे पास जो आते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, उनका जो चेकअप है हर हफ्ते मतलब हर महीने में या फिर कम से कम 3 महीने में तो इसका ऐसे चेकअप वगैरह करना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे बुक में एनुअल इंटरवल वगैरह मतलब वहाँ पे 1-1 साल तक पेशेंट को टैबलेट खाने के लिए बोलना रहता है, लेकिन हम लोगों को जरा सा एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए तो पेशेंट को हर 3 महीने में थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह करना चाहिए, ठीक है, हर 3 महीने में थायराइड फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। जब ऐसा पॉसिबल हुआ तो हर महीने में भी कर सकते, लेकिन उसका जो हम लोग जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब प्रैक्टिकली पेशेंट देखते हैं ना, प्रैक्टिकली पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे तरह से सेट होने पर हर 3-3 महीने में थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह हम लोग ये कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, जब तक उसका हम लोग एक बार नॉर्मल रेंज आने के बाद, ठीक है। ये कब वगैरह में जब हम लोगों को 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट हमको पेशेंट को देने के बाद T3 T4 लेवल एंड TSH वैल्यू नॉर्मल आ रही है, मतलब हमें 100 माइक्रोग्राम की टैबलेट पेशेंट को शूट हुई है,
तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को हर 3-3 महीने में जरा सा TMT करके चेक करना चाहिए ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक में ऐसे दिया है कि फ्रेंड्स वहाँ पे एनुअल इंटरवल में वगैरह चेक करना चाहिए, या फिर वहाँ पे 2 to 3 ईयर इंटरवल्स में वगैरह चेक करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे बुक में दिया है। लेकिन हम लोगों को एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए तो हर 3 महीने में थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। लेकिन फिर वहाँ पे उसका डोजेस वगैरह क्या क्या करना है, चेक करना है, मतलब वहाँ पे बढ़ाना है या कम करना है, ये सब चीज़ें और इसके हिसाब से डिसाइड होती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें अभी तक हमने अच्छी तरह से थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह कैसे करना है, T3 T4 वैल्यू क्या है, वहाँ पे इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है, थायराइड का डोजेस कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमने अभी तक अच्छी तरह से डिटेल में देखी हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत सारे ऐसे थायराइड के पेशेंट्स वगैरह हमारे पास आते हैं, तो हम लोग ये सब तरह से क्राइटेरिया देखने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छी तरह से सेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह जरा सा देखना चाहिए कि पेशेंट को कितना टैबलेट्स वगैरह देना चाहिए, वहाँ पे उसका डोजिंग कैसा सेट करना चाहिए, ठीक है। इसलिए जरा सा हम लोगों को TSH वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ पेशेंट को बॉडी वेट कितना है, पेशेंट का सिम्टम्स वगैरह कैसा है, ये सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद हम लोग ये थायराइड की जो टैबलेट वगैरह है ये पेशेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोगों को ट्रीटमेंट में अच्छी तरह से पेशेंट को देना चाहिए। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में एलोपैथिक मैनेजमेंट क्या क्या करनी है अच्छी तरह से डिटेल में देखा है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ हम लोगों को जरा सा आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड्स एज ए कम्पेयर टू आयुर्वेदा हम लोगों को आइडियली ये हाइपोथायराइडिज्म और जरा सा दोनों ट्रीटमेंट जो है जैसा एज कम्पेयर टू हाइपोथायराइडिज्म जरा सा कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जैसे कि अग्नि, पेशेंट का अग्नि, वहाँ पे उसका दोष धातु मल वगैरह को क्या विकृत हुआ है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को उसके हिसाब से ट्रीटमेंट वगैरह सेट करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग जो बहुत सारे ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस वगैरह देखे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंस वगैरह, उसके साथ साथ पेशेंट में जो रिजल्ट वगैरह है बहुत अच्छी तरह से आया है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे में कंडीशन में हम लोग समझो एलोपैथी पेशेंट बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं, लेकिन पेशेंट को फ्रेंड्स समझो डोजिंग बहुत ज़्यादा रहता है, कोई पेशेंट 150 मिलीग्राम माइक्रोग्राम के टैबलेट भी खाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे उसका डोजेस वगैरह धीरे धीरे कम होना चाहिए, वहाँ पे बहुत एक सीवियर कंडीशन रहती है हाइपोथायराइडिज्म की वगैरह। ऐसी कंडीशन में हम लोग एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक कुछ सपोर्ट भी हम लोग उसको दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इसको जरा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोगों को एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है ये कम नहीं करना है, क्योंकि जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है ना हाइपोथायराइडिज्म का, ये चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है हार्मोनल थेरेपी, मतलब वहाँ पे थायराइडिन की टैबलेट ही देना ये चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे एब्सोल्यूट थायराइडिन की डिफिशियंसी रहती है, तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहना चाहिए कि थायराइडिन रिप्लेसमेंट में देना चाहिए, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही रहती है। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे थायराइडिन का डोजेस वगैरह जरा सा टैबलेट का डोजेस वगैरह कम करने के लिए, पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह जरा सा कम करने के लिए हम लोगों को जरा सा आयुर्वेदिक सपोर्ट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए एलोपैथिक मैनेजमेंट के साथ साथ जरा सा आयुर्वेदिक सपोर्ट भी देना चाहिए ऐसे केसेस में। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग इतने सारे पेशेंट देखे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस जो है उसके साथ साथ एलोपैथिक मैनेजमेंट के साथ साथ जरा सा आयुर्वेदिक पेशेंट जो आयुर्वेदिक जरा सा ट्रीटमेंट भी दिए तो जरा सा उसमें अच्छी तरह से रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अश्वगंधा चूर्ण है, अश्वगंधा का चूर्ण है 3 ग्राम देना रहता है, और त्रिकोटु का चूर्ण है वो 1 ग्राम, ठीक है। अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम और त्रिकोटु चूर्ण 1 ग्राम, ये जरा से दोनों मिक्स करके सुबह शाम पेशेंट को देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। पोषण जल के साथ हम लोग ये दे सकते हैं, ठीक है। ये सुबह शाम पेशेंट को पोषण जल के साथ दे सकते हैं। ये अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम और त्रिकोटु चूर्ण 1 ग्राम, ये सुबह शाम पेशेंट को पोषण जल के साथ पेशेंट को दे सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जरा सा ये थायराइड क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जरा सा हमारे अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। जैसे हम लोगों ने पता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे हमारे बॉडी में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे एकदम पेशेंट लिथार्जी हुआ रहता है ना, पेशेंट में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह बहुत ज़्यादा कम हुआ रहता है, पेशेंट को जो अग्नि बिल्कुल भी एकदम कम हो रहा रहता है ऐसे हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में वगैरह। ऐसे कंडीशन में जरा सा धातु को बल वगैरह देने के लिए, वहाँ पे लिथार्जिक कंडीशन वगैरह पेशेंट को दूर करने के लिए ऐसे कंडीशन में हम लोग अश्वगंधा चूर्ण 3 ग्राम और त्रिकोटु चूर्ण 1 ग्राम वहाँ पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। ये फ्रेंड्स जरा सा ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस में वगैरह या हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में हम लोगों ने अच्छी तरह से
यूज़ किया है और कई सालों में पेशेंट में ये रिजल्ट अच्छी तरह से आया भी है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने थायरॉइड के टैबलेट्स के साथ साथ ये अश्वगंधा और त्रिकोटि चूर्ण भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही कांचना रूबुगोल आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ये कांचना रूबुगोल 2 days में या वीक कोर्सनेजर के साथ पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये कांचना रूबुगोल का जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रोगाधिकार है ना गंडा वाला है, ठीक है। यहाँ पे कांचना रूबुगोल का रोगाधिकार क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे गंडा वाला है। ये फ्रेंड्स कांचना रूबुगोल इसलिए कि ऐसे हाइपोथायरॉइडिज्म के वगैरह या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म भी वर्क करता है। ये हाइपोथायरॉइडिज्म में कैसे 2 टैबलेट्स ये हम लोग पेशेंट को कोर्सनेजर के साथ 2 TDS में हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका कांचना का क्या फ्रेंड्स वहाँ पे ये कांचना रूबुगोल का रोगाधिकार क्या गंडा वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हाइपोथायरॉइडिज्म के केसेस में वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी आपको पबमेड पे वगैरह मिल जाएंगे कि कांचना रूबुगोल का हाइपोथायरॉइडिज्म वगैरह में कैसे रिजल्ट वगैरह है, या आपको बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर वगैरह भी उसमें मिल जाएंगे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे कांचना कांचना क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमारे जो बॉडी के धातु शक्ति वगैरह है उस पर वगैरह वर्क करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से कांचना रूबुगोल हम लोग ये पेशेंट को 2 TDS वगैरह में हम लोग दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रिक्टली हम लोग ये थायरॉइड की टैबलेट्स पेशेंट को वैसे देनी नहीं रहती है, इसके हिसाब से सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी रहती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्यों देनी रहती है कि समझो TSH वैल्यू समझो कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग थायरॉइड के लेवल भी धीरे धीरे हम लोग कम कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट में ये एलोपैथिक मैनेजमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी हम लोगों को अच्छे तरह से देखनी चाहिए और पेशेंट में अच्छे तरह से अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है।